स्वागत है आप सबका आज के इस लेक्चर में। आज का हमारा विषय है साइबर जीआईएस का अवलोकन। इसके अंतर्गत हम साइबर क्राइम्स और जीआईएस के साथ उनके संबंध के बारे में जानेंगे। तो इस विषय को हम आगे बढ़ाते हैं। इसके अंतर्गत हमें प्रमुख बिंदुओं पर जो चर्चा करनी है, जिस पर हमारा आज का यह लेक्चर केंद्रित रहेगा। पहला है जिसमें जीआईएस के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में बताएंगे। वैसे पहले से ही आप लोग इसके बारे में काफ़ी कुछ जान चुके हैं, तो संक्षेप में इसका छोटा सा विवरण देंगे। और उसके बाद साइबर सुरक्षा क्या है, इसके बारे में, साइबर सुरक्षा के लिए इसकी रणनीति क्या होनी चाहिए, इसके अलग अलग प्रकार जो संभावित प्रकार हैं वो क्या हैं, और इसके अलावा साइबर सुरक्षा पर जो घातक हमले किए जाते हैं उनके बारे में, उनके प्रकार के बारे में। और फिर हम सोचेंगे समझेंगे कि साइबर सुरक्षा और जीआईएस का संबंध क्या है, और अंत में एक छोटा सा उदाहरण देकर हम इसको विराम देंगे। समझेंगे कि साइबर सुरक्षा को जीआईएस के तरह से, जीआईएस के अनुप्रयोग द्वारा कैसे प्रयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पर दो चीज़ें समझनी हैं। साइबर जीआईएस का अर्थ है कि साइबर सुरक्षा जीआईएस सर्वर्स के बारे में, या जीआईएस उपकरण जो आपने लगा रखे हैं जिसका अनुप्रयोग आप अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों में कर रहे हैं, क्या हम उन क्षेत्रों में साइबर सुरक्षा का पहलू ध्यान में रखते हैं। तो ये एक विषय रहेगा। इसका विषय हम अलग से न कह के इसको सुरक्षा के प्रकार और हमलों के प्रकार में ही निर्धारित करेंगे, क्योंकि साइबर सुरक्षा के जो प्रकार और साइबर सुरक्षा के पर हमलों के जो प्रकार हैं वो समान रूप से वेब सर्वर्स के ऊपर भी लागू हैं और जीआईएस सर्वर्स के ऊपर भी लागू हैं। तो जीआईएस से संबंधित जो भी उपकरण हैं, जो भी नेटवर्क के इंफ्रास्ट्रक्चर जो लगा हुआ है, उस सब पर भी साइबर सुरक्षा लागू है। तो एक प्रयोग हो गया, एक पक्ष हो गया जिसमें हम ये चीज़ें समझेंगे। दूसरा पक्ष है कि जिस जीआईएस की बात हम कर रहे हैं, क्या उसका अनुप्रयोग करके हम साइबर सुरक्षा को आगे बढ़ा सकते हैं, अर्थात साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में जीआईएस का अनुप्रयोग किस तरह से काम आ सकता है। तो आइए विषय को प्रारंभ करते हैं। जीआईएस का एक नाम जियो इंफॉर्मेशन सिस्टम है, हिंदी में भौगोलिक सूचना प्रणाली, और यह एक अवधारणात्मक रूपरेखा है जो स्थानिक और भौगोलिक डाटा को रखने और विश्लेषण करने की क्षमता प्रदान करती है। इसको अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग शब्दों में व्याख्या की जा सकती है। मूल सिद्धांत ये है कि जीआईएस का उद्देश्य है कि जो भी हमारे पास भौगोलिक सूचना उपलब्ध है उसका हम विभिन्न रूपों में, विभिन्न अनुप्रयोगों के द्वारा समाज के लिए कैसे प्रयोगात्मक रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं। जीआईएस एप्लीकेशन या ऐप, जो कंप्यूटर ऐप होता है या मोबाइल ऐप होता है, वह एक उपकरण है, उपकरण आधारित है, जिस पर इंटरैक्टिव क्वेरी अर्थात उपयोगकर्ता जो भी उपयोग कर रहा है वो अपने हिसाब से, अपने अनुरूप निर्मित कर सकता है अपनी खोजों को, अर्थात वह एक इंटरैक्टिव क्वेरी जनरेट कर सकता है और उसके द्वारा वो पता कर सकता है जो जानकारी उसे चाहिए। इसमें स्थानिक डाटा भी होता है और गैर स्थानिक डाटा भी होता है। उन दोनों को मिलाकर एक संपूर्ण प्रणाली बनाई जाती है, जिसका आउटपुट जो होता है, परिणाम जो होता है, वह एक परिष्कृत रूप में, परोक्ष रूप से सामने रखा जाता है, जिसको हम नक्शे का रूप भी दे सकते हैं, मैप के रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं। ऐसे ही अन्य प्रयोग भी हैं। तो इस तरीके से हम जीआईएस एप्लीकेशन को समाज के लिए या अपने अनुप्रयोगों के लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अनुप्रयोग के लिए प्रदर्शित कर सकते हैं। जीआईएस को एक शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, छोटा सा नाम रखा गया है जीआईएस। इसका एक अन्य विश्लेषण
यह भी है कि एक परिप्रेक्ष्य में इसको भौगोलिक सूचना विज्ञान अर्थ एस का अर्थ सिस्टम न होकर साइंस भी होता है। तो वहाँ पर जो भौगोलिक अवधारणाएं हैं, अनुप्रयोग हैं, प्रणाली हैं, उनका वैज्ञानिक अध्ययन जो है वो किया जाता है। तो जीआईएस दोनों ही अर्थों में संबंधित है जियोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन से, अर्थात स्थानिक डाटा से, भौगोलिक डाटा से, और उसके प्रदर्शन से। साइबर सुरक्षा। साइबर सुरक्षा कंप्यूटर, नेटवर्क और सॉफ्टवेयर, इन तीन तीन रूपों में उसको प्रयोग किया जा सकता है, या तीन रूपों में उसे बताया जा सकता है। यह साइबर आक्रमण से दूर रखने का एक तरीका होता है, अर्थात आपके कंप्यूटर, नेटवर्क और सॉफ्टवेयर को साइबर आक्रमणों से बचाने का एक तरीका है साइबर सुरक्षा। इसमें कंप्यूटर, नेटवर्क और नेटवर्क में उपलब्ध किसी भी प्रकार की सूचनाओं और डाटा को सुरक्षित और गोपनीय रखने का अभ्यास किया जाता है। साइबर सुरक्षा एक जटिल प्रक्रिया है और इसमें कई प्रकार के जोखिम हैं। इन सब का जो प्रबंधन है, जिसके लिए जो टूल प्रयोग किए जाते हैं या इसके लिए जो अभ्यास, जो प्रशिक्षण दिए जाते हैं, जो तकनीकी लगती है, इन सारी वस्तुओं का एक साथ रखकर ही साइबर सुरक्षा का कठोर प्रबंध किया जा सकता है। तो प्रशिक्षित विशेषज्ञों द्वारा लगातार अभ्यास और नवीन तकनीक पर अनुसंधान, ये दो प्रमुख पहलू होते हैं जिससे आप साइबर सुरक्षा को सुचारू रूप से लागू करते रह सकते हैं। अर्थात आपको अपने जो विशेषज्ञ हैं उनका जो लगातार अभ्यास है उसको भी करते रहना है, और नई तकनीकियाँ जो भी समाज में आ रही हैं, इस फील्ड में आ रही हैं, उस क्षेत्र में उनको लेते रहना है, समझते रहना है और उसके अनुरूप काम करते रहना है। साइबर सुरक्षा की एक अन्य परिभाषा यह भी है कि इंटरनेट से जुड़े सिस्टम्स के लिए ये सुरक्षा है। तो जो भी उपकरण हैं, जो डिवाइसेस हैं, हमारी हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर हैं, और जो डाटा है, उसको साइबर अपराध से बचाने के लिए जो प्रणाली काम करती है, जो एक सिस्टम काम करता है, उसको साइबर सुरक्षा का रूप दिया गया है। आसान शब्दों में साइबर सुरक्षा नेटवर्क, प्रोग्राम और डिजिटल हमलों से बचाने और रक्षा करने का अभ्यास है। साइबर सुरक्षा, जिसे कंप्यूटर सुरक्षा या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सुरक्षा कहा जाता है, यह डाटा, कंप्यूटर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर को साइबर आक्रमण से दूर रखने का एक तरीका है। साइबर सुरक्षा में कंप्यूटर, नेटवर्क में उपलब्ध किसी भी प्रकार की सूचनाओं और डाटा को सुरक्षित और गोपनीय रखने का अभ्यास किया जाता है। आप अभ्यास करेंगे तो आपको एक अनुभव भी होगा कि यह जो डाटा है वो सेफ रखना है, क्या इसको सुरक्षित रखना ज़रूरी है, यह आपको अपने हिसाब से समझ लेना है। यहाँ पर सॉफ्टवेयर जो भी हैं या इलेक्ट्रॉनिक डाटा है वो चोरी हो जाता है, या उसके ऊपर कोई हमला होता है तो उसके द्वारा अन्य सॉफ्टवेयर, एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर को अटैक किया जाता है। तो इन सब से जो है पूरी सेवा जो भी चल रही है, जो भी वेबसाइट है या जो सर्विस आप दे रहे हैं, वो पूरी विघटित हो जाती है, और कई बार उसमें सही व्यक्ति की जगह पर एक अन्य व्यक्ति या जिसका कोई संबंध नहीं है वह भी उसमें प्रवेश पा जाता है और विभिन्न प्रकार के हमले उसमें चालू कर देता है। यहाँ पर एक अर्थ यह भी है इंटरनेट सुरक्षा से कि आप इंटरनेट का यूज़ करते हैं, इंटरनेट से जुड़े होते हैं, तब तक आप पर कई प्रकार के खतरे बने रहते हैं, क्योंकि हैकर्स जो होते हैं वो आपकी सारी जो जानकारी है उनको अलग अलग तरीक़ों से चुराने की कोशिश करते रहते हैं, और इसको पाने के लिए वो अनेक प्रकार के जो साइबर सुरक्षा के नियम हैं उनको तोड़ते हैं और फिर आपकी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आप अगर एक नियम कानून के अंतर्गत चल रहे हैं तो आपको यह आभास होता रहेगा कि आप सेफ़ हैं, लेकिन जो दूसरा पक्ष है वह आपके ऊपर हमले किए जा रहा है, और वो हमले एक साइबर सुरक्षा नियम के उल्लंघन के अनुरूप भी कर रहा है। तो इसमें सावधानी की बहुत आवश्यकता है। यहाँ पर आपका पर्सनल डाटा जो है वो गलत इस्तेमाल किया जा सकता है, और इस खतरे को रोकने के लिए ही साइबर सुरक्षा का उपयोग किया जाता है। इंटरनेट नेटवर्क से जुड़ी जितनी भी डिवाइसेस हैं, सॉफ्टवेयर हैं, डाटा है और जो नेटवर्क है उसको सुरक्षा प्रदान करना होता है। इस काम के लिए, साइबर सुरक्षा के लिए, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, लागू करने के लिए हम अलग अलग परतों में इसका सुरक्षित करने का प्रयास करते हैं।
आइए जानते हैं कि वो परतें क्या हैं। तो साइबर सुरक्षा में एक मजबूत साइबर सुरक्षा रणनीति के तहत आपको अपराध से बचाव के लिए सुरक्षा परतें लगानी होती हैं। इनमें ऐसे साइबर हमलों से बचाव शामिल हैं जिसमें डाटा को पाने, अर्थात जो विपक्ष है, जो सामने वाला हमलावर है, वह आपके डाटा तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, ऐसे हमले, या उसे बदलने की कोशिश कर रहा है, या उसे नष्ट करने का प्रयास कर रहा है, ऐसे हमले, या अन्य उपयोगकर्ताओं या संगठन से धन उगा रहा है, अर्थात धन मांग सकता है आपके डाटा को एन्क्रिप्ट करके, ऐसे हमले, या सामान्य व्यावसायिक संचालन को बाधित कर सकता है, ऐसे हमले। इन सब प्रकार के हमलों से बचने का जो प्लान है, जो तरीका है, उसको साइबर सुरक्षा रणनीति कहते हैं। रणनीति के प्रमुख बिंदु जो हैं वो इस प्रकार हैं। पहले हमें यह निर्धारित करना होता है कि हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बुनियादी ढांचा है, वो क्या है। हम किस चीज़ को, अर्थात किस सिस्टम को, किस कंप्यूटर को, किस मोबाइल को हम प्रमुख प्राथमिकता पर रखेंगे। तो महत्वपूर्ण हो जाता है कि बुनियादी ढांचा जो है उसकी सुरक्षा की जाए, और उससे भी पहले एक स्टेप होता है कि हम पहले महत्वपूर्ण ढांचा जो है उसको निर्धारित करें कि वो कौन सा ढांचा है, या कौन सा सिस्टम है, कौन सा सर्वर है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है बुनियादी रूप से। तो इसमें कंप्यूटर सिस्टम होते हैं, या नेटवर्क भी हो सकता है, अन्य संपत्तियाँ हो सकती हैं, जैसे कोई जहाँ पर डाटा सारा स्टोर है, ऐसी कंप्यूटर नेटवर्क स्टोरेज जो बिल्डिंग है वो हो सकती है। और इसके लिए जो अभ्यास है वो सामाजिक सुरक्षा या राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक और स्वास्थ्य और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण जो ढांचे होते हैं उनको हम मुख्य रूप से इसमें शामिल करते हैं। इसके लिए यह निर्धारित करने के लिए कि कौन सा ढांचा, कौन सी बिल्डिंग या कौन सा सिस्टम या सर्वर महत्वपूर्ण है और बुनियादी रूप से महत्वपूर्ण है समाज के लिए या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, यह निर्धारित करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया हुआ है जिसको NCIIP कहते हैं, जिसका अर्थ है नेशनल क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन सेंटर, NCIIP। तो यह बताती है, इसमें कुछ नियम कानून निर्धारित किए गए हैं, यह बताती है कि कौन सा देश के अंदर कौन सा बिल्डिंग या कौन सा सिस्टम महत्वपूर्ण है बुनियादी रूप से समाज के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, आर्थिक सुरक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए। तो ये हो गया पहला स्टेप। दूसरा होता है नेटवर्क सुरक्षा। इसके अंतर्गत हम कंप्यूटर नेटवर्क को घुसपैठियों से बचाने के लिए सुरक्षा के उपाय करते हैं, जिसमें वायर्ड और वायरलेस अर्थात वाईफाई दोनों जी प्रकार के जो कनेक्शन है वो शामिल होते हैं। तो जो भी हमारा सिस्टम सेटअप है उसमें जो केबल से जुड़े हुए हैं, जो ईथरनेट केबल, नेटवर्क केबल से जुड़े हुए उपकरण हैं, उनकी सुरक्षा, और उस नेटवर्क से जुड़े हुए स्विच हैं या नेटवर्क के इक्विपमेंट जो भी हैं उसमें लगे हुए, स्विच है, हब है, या वाईफाई के राउटर हैं, या वाईफाई के एक्सेस पॉइंट हैं, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो सुरक्षित रहें, इसका भी ध्यान रखना होता है इस रणनीति में। तीसरा है एप्लीकेशन सुरक्षा। एप्लीकेशन अर्थात जो सॉफ्टवेयर बनाया गया है उसकी सुरक्षा। इसके अंतर्गत हम ऐसी प्रक्रियाएं जो बिल्डिंग के अंदर हैं, ऑन प्रेमिसेस हैं या क्लाउड पर हैं, और ऐसे एप्लीकेशन को सुरक्षित करने के लिए हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, इस पर इसका एक पूरा खाका तैयार करते हैं, जिस पर ये चीज़ें निर्धारित करते हैं कि ये एप्लीकेशन हमें इस तरीके से सुरक्षित करनी है, और इसके अंतर्गत जो डाटा मिला है उसको हमें ऐसे सुरक्षित रखना है, एन्क्रिप्ट करना है, पासवर्ड से कोड करना है, और जो उपयोग करने वाले लोग हैं उनका आइडेंटिफिकेशन भी करना है। अर्थात जो डाटा हमने सेफ रखा हुआ है, सुरक्षित रखा हुआ है, उसको कुछ लोगों को दिया भी जाता है जो उसके अनुप्रयोग करता हैं, वो उसको उपयोग करता है, वो प्रयोग भी करेंगे, तो उनका प्रमाणीकरण पहले हो और उसके बाद उनको अलाउ किया जाए। ये सब विचार जो हैं एक डिज़ाइन की जाते हैं, उस डिज़ाइन के अंतर्गत ये सारे विचारों को एक तरीके से रखा जाता है। इसके अंतर्गत हम एप्लीकेशन सुरक्षा के अंतर्गत हम दोनों चीज़ों को देखते हैं। एक हो गया कि आप जो एप्लीकेशन बनाई है उसमें एप्लीकेशन के डेवलपमेंट में क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए थी, वो सारी चीज़ें
इसके डेवलपमेंट के टाइम पर, उसी समय पर एक एक स्टेप पर, इसकी एक एक लाइन की कोडिंग पर ध्यान रखी जाती है कि इसमें सुरक्षित कम्युनिकेशन होगा और इस एप्लीकेशन का प्रयोग करने वालों का डाटा हैक नहीं होगा और उपयोगकर्ता भी प्रामाणिक होगा। ये सारी चीज़ें एप्लीकेशन के डेवलपमेंट के समय ध्यान में रखते हुए ही डेवलपमेंट किया जाता है। दूसरा, एप्लीकेशन सुरक्षा में यह भी ध्यान रखना पड़ता है कि जब हम उसका प्रयोग कर रहे हैं उस समय इसके जो डाटा है वो सेफ़ रहे। इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। और चौथा विषय है क्लाउड सुरक्षा। जब हम आजकल देख रहे हैं कि हर एक व्यक्ति के पास, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास इतना डाटा है जो वह खुद रखने के लिए सक्षम नहीं है, तो वह ये सर्विसेज या सेवाएं बाहर से लेता है। जैसे अमेजन हो गया या अन्य गूगल हो गया, ऐसे अनेक ऑर्गेनाइजेशन हैं जो क्लाउड की सुविधा देते हैं। क्लाउड के अंतर्गत आप अपने डाटा को वहाँ रख सकते हैं, अपने एप्लीकेशन को भी वहाँ रख सकते हैं, अपने सर्वर्स को भी वहाँ रख सकते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार की सेवाएं हैं जिनके अंतर्गत उसी प्रकार से आपकी कॉस्टिंग भी पड़ती है। तो आप ये चीज़ें अपने सर्वर खुद न खरीद कर आप उस क्लाउड्स पर अपने सर्वर उपयोग के अनुरूप जो है खरीद सकते हैं। जैसे 1 साल के लिए आपने क्लाउड पर 1 सर्वर लिया या 2 सर्वर लिए, तो आप उन्हें 2 साल तक अनुप्रयोग करेंगे और उस प्रयोग के बाद उन्हें वापस कर देंगे। तो इस तरह की सुविधाएं भी उपलब्ध की जा रही हैं आजकल। इन पर हमें साइबर सुरक्षा की रणनीति से भी ध्यान रखना होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन हमें यह सुविधा दे रहा है, क्या वह हमारे डाटा को गोपनीय रखेगा? क्या वह हमारे डाटा को जब हमें आवश्यकता होगी तब हमें उपलब्ध करा देगा? क्या अगर हमारे इस सर्वर पर, जो क्लाउड पर है, कोई हमला होता है तो वो क्या हमारे इस हमले से सुरक्षा करने में सहयोग करेगा? और हमले के बाद जो हमारा डाटा ख़राब हो गया है, क्या वह हमें उसे रिकवर करके वापस दिलवाएगा? ये सारी चीज़ें, तो जिसमें हो गया कि भंडारण जो रखा हुआ डाटा है स्थिर रूप से वो, जैसे, और दूसरा गति में जब वो डाटा हमारे पास आ रहा है या यूज़र के पास जा रहा है उस समय, और तीसरा उपयोग के लिए प्रोसेसिंग के समय। तो ये क्या क्या स्टैंडर्ड्स हमें सहयोग करेगा हमारे लिए, ये सारी चीज़ें सुरक्षा के रूप से क्लाउड के साथ डिस्कस की जाती हैं और उन्हें नोट डाउन किया जाता है कि ये हमारे नियम रहेंगे, इनके अनुरूप ही हमें क्लाउड सुविधा चाहिए। और अगला आता है सूचना सुरक्षा। तो डाटा सुरक्षा के बाद हमें ये देखना होता है कि इस डाटा का संरक्षण और विनिमय, अर्थात जब एक्सचेंज हो रहा है तो किस तरीके से होगा। तो इसके लिए GDPR एक पॉलिसी है जो जिसको फॉलो करना होता है, जिससे अनधिकृत जो लोग हैं वो इस संवेदनशील डाटा को उपलब्ध न कर पाएँ, और उससे जो भी जोखिम है, जो चोरी हो सकती है, उस सब से हमें बचने के लिए सुरक्षा प्रदान करें। अंतिम उपयोगकर्ता जो है वह भी कई बार गलतियां कर देता है, तो साइबर सुरक्षा रणनीति के तहत हमें उसको भी ध्यान रखना है और उसको भी जागरूक करते रहना है कि जो भी हमारे उपयोग की अंतिम बिंदु, अंतिम सीढ़ी है, वो भी पूरे संगठन में सुरक्षात्मक रूप से एक जागरूकता के साथ काम करे। उदाहरण के लिए उपयोगकर्ता जो है वो संदिग्ध ईमेल के अनुलग्नों को हटा दे, या जो संदिग्ध हैं उनको ईमेल्स को न खोले, अज्ञात USB उपकरणों को उपयोग करने से बचे। ऐसे काम क्योंकि सामान्य रूप से ये मनुष्य की आदत सी होती है कि कोई चीज़ उपलब्ध है, फ्री में उपलब्ध है, तो वह उसे पाने की कोशिश जल्दी करता है। तो USB उपकरण जो भी ऑर्गेनाइजेशन के आसपास लोग फेंक के चले जाते हैं, उनका उद्देश्य यही होता है कि जो भी हमारा जो USB है जो हमें फ्री में दी गई है, उसके अंदर वायरस हो या कोई ऐसा संलग्नक हो जिसको वो ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगा और हमारे सिस्टम को, कंप्यूटर को उसमें प्रयोग करने के लिए और अपने हिसाब से प्रयोग करेगा। तो जो भी अंतिम उपयोग करता है वो इस चीज़ को ध्यान रखे कि ईमेल के साथ जो भी अनुलग्नक हैं उनको ना प्रयोग करे या ईमेल को ही ना खोले। जो उसके लिए या उसको एड्रेस करके लिखा गया है केवल उस पर ही ध्यान दे, और अज्ञात USB या और भी अन्य CD DVD पहले आते थे, आजकल नहीं आते, उनका भी प्रयोग करने से बचे।
और अंतिम साइबर सुरक्षा रणनीति के अंतर्गत जो स्टेप है वो है डिजास्टर रिकवरी और बिजनेस की निरंतरता। तो अनियोजित जो घटनाएं हो जाती हैं, जैसे प्राकृतिक आपदा हो गई, बिजली की कटौती हो गई, अचानक से पावर कट होता है लंबे समय के लिए, या साइबर सुरक्षा की जो घटनाएं हैं उन पर प्रतिक्रिया देने के लिए जो उपकरण हैं वो जैसे फायरवॉल हो गया, तो साइबर सुरक्षा की घटनाओं को रोकने के लिए उपकरण है। तो ऐसी चीज़ें अगर हमारे पूरे सिस्टम से हट जाती हैं या कुछ समय के लिए गायब हो जाती हैं तो ये एक व्यवधान हो जाता है और उस समय के लिए हमारे पास पूरा उपयोग डिसास्टर रिकवरी प्लान होना चाहिए। तो ये हमारे साइबर सुरक्षा रणनीति के अंतर्गत प्रमुख बिंदु थे। आगे हम जानते हैं कि साइबर सुरक्षा के प्रकार क्या क्या हैं। साइबर सुरक्षा डिजिटल हमलों में कंप्यूटर, सर्वर, मोबाइल और जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, नेटवर्क है, उन सब का उपयोग करता है। तो हमें एक अभ्यास के अंतर्गत इसको समझना चाहिए। और साइबर सुरक्षा को इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी भी कहते हैं और इसको इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी भी कहते हैं। अलग अलग नाम हैं इनके। मुख्य उद्देश्य ये है कि जो भी जीरो और वंस में डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में जितना भी डाटा है और जो इन्फॉर्मेशन उससे बन रही है उस सब की सुरक्षा वह पूरी की पूरी साइबर सुरक्षा के अंतर्गत आती है। इसमें साइबर सुरक्षा में डाटा सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग तत्वों का समावेश होता है, जिसमें जो परतें हमने बताई थी उन परतों के अंतर्गत तो इसमें एक आता है कि नेटवर्क की सुरक्षा। तो नेटवर्क में हमें देखना होता है कि हमारे पास जो इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक है, अर्थात नेटवर्क से जो जानकारी हमें मिल रही है वो कैसे उसे कंट्रोल करना है, कैसे मैनेज करना है, और उसको जो भी हमारे पास अटैक आते हैं, जो धमकियां हैं, थ्रेट्स हैं, उनको कैसे रोकना है। क्योंकि जब हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है तो उस पर अटैक होने के दो ही मुख्य कारण होते हैं, मुख्य तरीके होते हैं। मुख्य तरीकों में एक पहला तरीका होता है कि फिजिकली, अर्थात व्यक्तिगत रूप से कोई व्यक्ति आए और उस सिस्टम में कोई अपने सिस्टम में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसमें टच करे। तो जैसे पेन ड्राइव हो गया या कीबोर्ड एक्सेस हो गया या माउस एक्सेस हो गया, तो उसके द्वारा उसको अटैक कर सकता है। दूसरा होता है कि नेटवर्क के माध्यम से दूर बैठ के ही वह उस पर अटैक कर सकता है। तो ये जितने भी हमले हैं, इन हमलों से बचने के लिए हमें सुरक्षा को, जो नेटवर्क वाले हमले हैं उनसे बचने के लिए नेटवर्क सुरक्षा को ध्यान में रखना होता है। तीसरा, एप्लीकेशन सुरक्षा, जिसमें उपकरण और सॉफ्टवेयर जो हैं उनको बचाने का अभ्यास किया जाता है। जैसे नेटवर्क में इस्तेमाल होने वाले जो भी हैं सॉफ्टवेयर, तो क्योंकि वो नेटवर्क में इस्तेमाल हो रहे हैं तो वो नेटवर्क के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोग बैठे हुए हैं, वो सब एक साथ उसको प्रयोग कर रहे हैं। उनमें से किसी एक ने भी अलग रूप से अगर व्यवहार किया और कोई अटैक किया तो उसका असर सभी अन्य उपयोगकर्ताओं पर भी पड़ेगा। तो इस तरह के नेटवर्क एप्लीकेशंस में नेटवर्क सुरक्षा का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। इसके लिए जैसा पहले बताया गया कि दोनों ही रूप देखे जाते हैं। एक होता है इसका अनुप्रयोग, अर्थात एप्लीकेशन जब रन कर रहा है तब उसे डाटा को साफ़ रखना, उसको ठीक से स्टोर करना और उसे सेफली डिलीवर करना। दूसरा होता है जब एप्लीकेशन डेवलप हो रहा है तब उस डेवलपमेंट की प्रोसेस में उसकी कोडिंग और उसके एक एक लाइन को स्क्रूटनाइज करना, जिससे उस एप्लीकेशन के अंदर कोई सिक्योरिटी लूप होल ना रहे। आगे सूचना सुरक्षा साइबर सुरक्षा के ही प्रकार में आती है, जिसमें डाटा को सुरक्षित करने के लिए, डिजिटल हमलों से बचाने के लिए हम डाटा को स्टोर करते हैं और स्टोर और प्रवाहित दोनों ही रूपों में इस डाटा की सुरक्षा आवश्यक है। इसके लिए हम एन्क्रिप्शन का यूज़ करते हैं। एन्क्रिप्शन का अर्थात हम कोड कर देते हैं, उसे उस भाषा में नहीं रखते जो सबकी समझ में आए। इसको समझने के लिए फिर हमें एक की आवश्यकता होती है। जैसे ताला खोलने के लिए एक चाबी चाहिए, उसी तरह से इस इन्फॉर्मेशन को समझने के लिए, सूचना को समझने के लिए एक की चाहिए होती है, तो उसके द्वारा ये सुरक्षित हो जाता है। तीसरा इसमें है ईमेल सुरक्षा। ईमेल सुरक्षा के लिए जैसा पहले बताया कि जो अनवांटेड ईमेल अटैचमेंट हैं, अनुलग्नक हैं, उन पर ध्यान नहीं देना है। ईमेल के मैसेज को भी पढ़ना नहीं है, क्योंकि कई बार ईमेल का मैसेज इतना संवेदनशील होता है कि सामान्य रूप से व्यक्ति उसमें उलझ जाता है।
तो जो ईमेल आपके लिए उद्देशित नहीं है, जो आपको एड्रेस नहीं किया गया है, या आप अगर कोई ईमेल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, आप ने कोई ईमेल किसी से मांगा नहीं है और फिर वो आपके पास आता है, तो आपको सावधान होने की आवश्यकता है कि बिना बात के किसी ने आपको ईमेल क्यों भेजा है। इसमें ईमेल सिक्योरिटी डिवाइसेस भी होती हैं और सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं। जैसे ईमेल के लिए जीमेल अगर आप प्रयोग कर रहे हैं मोबाइल पर, तो जीमेल खुद ही अपनी एक लॉगिन पासवर्ड की सुरक्षा देता है, या थंब इम्प्रेशन से लॉगिन करने की सुरक्षा देता है। और साथ साथ जो डिवाइस है, जैसे कि पहले आप कंप्यूटर में ऑन करेंगे तो पहले अपना पासवर्ड डालेंगे, फिर आप ईमेल सर्वर तक पहुंचेंगे, ईमेल एक्सेस करेंगे। ऐसे ही मोबाइल में आप पहले अपना स्क्रीन पासवर्ड डालेंगे, उसके बाद अंदर जाकर जीमेल खोलेंगे। तो ये 2 लेवल की सुरक्षा आपको मिल जाती है। नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल यह होता है कि जब किसी यूज़र को नेटवर्क से जोड़ते हैं तो उसे एक सुरक्षित प्रक्रिया के अंतर्गत पहले उसके यूज़र नाम को वेरीफाई करते हैं, फिर उसके रोल को असाइन करते हैं, अर्थात वह क्या उसको पूरी परमिशन है इस सिस्टम पर या नेटवर्क पर हर चीज़ करने की सुविधा उसको मिली गई है या नहीं मिली है, यह निर्धारित करना होता है। जैसे आप अगर किसी वेबसाइट में लॉगिन कर रहे हैं तो आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं उस वेबसाइट के, तो आपको एक अलग रोल मिलेगा, और अगर आप उसके अनुप्रयोग करता हैं तो आपको एक अलग रोल मिलेगा। ऐसे अलग अलग रोल हो सकते हैं एक ही वेबसाइट में, और एक से ज़्यादा रोल भी हो सकते हैं, किसी को 10 या 12 रोल भी मिल सकते हैं। तो यह निर्धारित करने के लिए नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी डिसाइड होती है कि किस व्यक्ति को कौन से रोल दिए जाएंगे और वह क्या करने के लिए अधिकारी होगा। तो इस तरह से हम एक नेटवर्क एक्सेस पॉलिसी बनाकर इस प्रकार को समझ सकते हैं। अंतिम होता है डाटा लॉस प्रिवेंशन। इस प्रक्रिया में डाटा को सुरक्षित रखा जाता है, एनकोड किया जाता है, जिससे किसी प्रकार के डाटा चोरी या लीक हो जाने से इसका बचाव हो सके। तो इसके लिए हम डाटा को जब भी स्टोर करते हैं, एनक्रिप्ट करके रखते हैं, तो अगर वो डाटा किसी को मिलता भी है तो वह उसको प्रयोग नहीं कर सकता जब तक कि उसको उसकी की या उसका जो एन्क्रिप्शन पासवर्ड है वो ना मिले। तो इस तरह से हम साइबर सुरक्षा के लिए प्रकार हमने डिसाइड किए। आगे देखते हैं कि हमारे पास जो साइबर हमले हैं वो किस तरह के होते हैं। एक साइबर हमला होता है एसक्यूएल इंजेक्शन। इसमें साइबर अपराधी जो है वो यूज़र के डाटा को डाटाबेस से चुराता है, तो उसे नियंत्रित भी करता है। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना होता है कि हमारी जो एसक्यूएल क्वेरीज़ हैं उनको सैनिटाइज करना होता है। जब वो क्वेरीज़ हमारी यूज़र से इनपुट हो रही हैं तभी हमें उन पर नियंत्रण रखना होता है कि वह ऐसे कोई कोड ना लिख पाए, ऐसी कोई क्वेरी जनरेट ना कर पाए जो किसी भी तरह से डाटाबेस को बाईपास करती हों, उसके ऑथेंटिकेशन को, उसकी प्रोसेस को बाईपास करती हों। तो इस तरह से हम डाटाबेस को सुरक्षित कर सकते हैं। इसलिए ध्यान रखना होता है कि ये जो एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक है, जो हमला है, वह सबसे ऊपर रहता है, क्योंकि जितने भी साइबर अटैक होते हैं उनमें सबसे अधिक जो सफलता मिलती है लोगों को वो एसक्यूएल इंजेक्शन में मिलती है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा जो अपराध होते हैं उनका मूल कारण एसक्यूएल इंजेक्शन रहता है, उनमें अधिकतम में। तो इसको ध्यान रखते हुए हमें सबसे पहले इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए कि वो किसी भी तरह से डाटाबेस को एक्सेस ना कर पाए। दूसरे अटैक जो होते हैं सबसे ज़्यादा होते हैं वो है मालवेयर अटैक्स। इनमें साइबर हमलों में क्या होता है कि ये सबसे कॉमन प्रकार है। इसमें जो मैलिशियस सॉफ्टवेयर हैं उनको मालवेयर कहा जाता है। ये मैलिशियस सॉफ्टवेयर जो हैं वो हैकर्स या साइबर अपराधियों द्वारा बनाए हुए होते हैं या उनको एडिट किया हुआ होता है। तो आपको जैसे जेन्युइन सॉफ्टवेयर है, कोई मान लो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर है या MS वर्ड है, उसकी एक डॉक्यूमेंट फाइल बनाई और उसमें कुछ डाटा उसने अपना डाल दिया, इस तरह से उसे ख़तरनाक रूप से चेंज किया जाता है, उस प्रोग्राम को मॉडिफाई किया जाता है। इससे अन्य यूज़र जो हैं वो उनको परेशान करना होता है या उसके अलग अलग उद्देश्य होते हैं। तो मालवेयर के भी अलग अलग प्रकार हैं, जैसे एडवेयर है। तो एडवेयर में होता है कि जब आप किसी वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं, आपने खोला नहीं है, आपने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया है, लेकिन फिर भी उसके साइड में जो मुख्य सेंटेंस है या मुख्य जो पेज है उसके साइड में आपको अलग अलग तरह के एडवर्टाइजमेंट्स मिलते रहते हैं, और वो एडवर्टाइजमेंट्स आपके अनुरूप कई बार फ्रेम किए जाते हैं कि अगर आपने कोई चीज़ पहले थोड़ी देर पहले ही गूगल पर ढूंढी है, फिर आप किसी वेबसाइट पर गए जहां ऐड अलाउड हैं,
तो एडवेयर वही होंगे जो आपने ढूंढा था। तो इस तरह की चीज़ों को ध्यान रखना होता है कि वो हमारे डाटा को कलेक्ट भी कर रहे हैं, जो वेबसाइट्स हैं वो डाटा कलेक्ट करती हैं, और उन एडवेयर्स पर आपने अगर क्लिक किया तो वो एक छोटा सा पेलोड हमारे सिस्टम में डाउनलोड कर देते हैं बिना पूछे कई बार। तो उससे वो पूरा अटैक जो है वो सुचारू रूप से चलाते रहते हैं फिर। तो इन सब से बचने के लिए हमें इसको ध्यान रखना चाहिए कि जो मालवेयर्स हैं वो उनसे कैसे बचा जाए। उसमें बॉटनेट्स भी होते हैं जो ऑटोमेटिक काम करते हैं, अर्थात उनको कोई यूजर, कोई ह्यूमन कंट्रोल नहीं कर रहा होता है, वो एक प्रोग्राम के अंतर्गत स्वयं ही काम कर रहे होते हैं। इसी तरह वायरस होते हैं और ट्रोजन्स होते हैं, स्पाईवेयर हैं, रैंसमवेयर हैं, ये सब जो हैं वो साइबर हमलों में मालवेयर के प्रकार हैं। तीसरा होता है अंदरूनी धमकियां अर्थात इंटरनल थ्रेट्स। इंटरनल थ्रेट्स में हमारे किसी पूर्व कर्मचारी या वैज्ञानिक जो संस्था में काम करके गया है, कोई ठेकेदार है या कोई कॉन्ट्रैक्ट वाला है, तो वो जो पहले किसी कारण से यहाँ रहा और कुछ नेटवर्क की सुविधाएं उसको मिली हुई थी, कोई पुराना स्टूडेंट हो सकता है, तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखते हैं। ये सब इंटरनल थ्रेट्स में आता है जिनको हमने एक्सेस दिया हुआ है, बट एक छोटा सा रोल दिया हुआ था जिसके अंतर्गत उन्हें अनुप्रयोग करने थे, और किसी कारणवश वो वहाँ से चला गया, अब वो संस्था में नहीं है, या संस्था में है भी तो उसे वो सुविधाएं नहीं दी गई हैं जो पहले थीं। तो इस कारण अर्थात किसी व्यक्ति का अगर रोल चेंज हो गया, किसी को पहले कोई एक काम दिया हुआ था अब दूसरा काम दे दिया, तो कई बार वो पुराने जो अधिकार थे उसके, जो पुरानी सुविधाएं उसको मिली हुई थी इंटरनेट पर, जो यूजर नेम पासवर्ड दिए हुए थे, वो कई बार उसके पास ही रह जाते हैं, तो वो एक खतरा बन जाता है। खतरे का अर्थ है कि वो चीज़ें कर पाता है जो उसके लिए एक्सपेक्टेड नहीं है, संभावित नहीं थी, तो उन चीज़ों से वो एक अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर जो है वो सिस्टम में मिलने लगता है। तो उनसे बचने के लिए हमें उनका भी, उस प्रकार के हमलों का भी ध्यान रखना होता है। मैन इन द मिडिल एक प्रकार है जिसमें साइबर हमले इस प्रकार होते हैं कि दो लोगों के कम्युनिकेशन के बीच में एक साइबर अपराधी नेटवर्क के साथ छेड़छाड़ करके और जुड़ जाता है। तो वह अपराधी जो है वो दोनों तरह से कम्युनिकेशन को सुन रहा होता है, समझ रहा होता है, और कई बार उसको ये भी अधिकार मिल जाता है कि वह उनके बीच चल रहे कम्युनिकेशन को बदल भी दे। अर्थात आपने पासवर्ड भेजा और आपने जिसको भेजा वो उस व्यक्ति को न मिल के तीसरे व्यक्ति को मिला, और उसने उसे मॉडिफाई किया और फिर तीसरे व्यक्ति को, उस उद्देशित व्यक्ति को भेज दिया, तो वो चलेगा नहीं, और वो आपसे कंप्लेन करेगा कि आपने गलत पासवर्ड दिया, लेकिन पासवर्ड वो कोई और तीसरा ही यूज़ कर रहा होगा। तो इस तरह के हमले भी होते हैं, यह भी एक प्रकार है हमलों का। इसमें नेटवर्क जो है उसको, जो नेटवर्क है उसको जो अपराधी है वह थोड़ा मॉडिफाई कर लेता है किसी कारणवश उसके लूप होल को एक्सेस करके। और अगला है फ़िशिंग। फ़िशिंग या स्मिशिंग एक अलग प्रकार का हमला है, यह आजकल बहुत चर्चा में है। इस हमले में साइबर अपराधी यूज़र को फेक ईमेल आईडी या फेक एसएमएस के ज़रिए एक फर्जी लिंक भेजता है, और यूज़र जो है वो उसे पर्सनल डिटेल को भेज देता है उस अपराधी को, जिससे उसको लॉगिन आईडी, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब डिटेल्स मिल जाती हैं, और फिर वह उनका प्रयोग करने लग जाता है। तो ये फेक ईमेल आईडी, फेक एसएमएस या फेक कॉल्स ये आपको अक्सर आते रहते हैं, इनसे भी सावधान रहने की आवश्यकता है। अगला है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। इसमें जो बॉटनेट्स हैं अर्थात जो कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं वो स्वयं ही अपने आप हमला करने लग जाते हैं। तो ये भी एक यूज़र द्वारा, अटैकर द्वारा प्रोग्राम किए हुए होते हैं, जो एक निर्धारित समय पर एक निर्धारित वेबसाइट या सुविधा को, सिस्टम को अटैक करते हैं और उसे क्रैश करने का प्रयास करते हैं। तो इनसे बचने के लिए अलग अलग तरह के जो माध्यम हैं, नेटवर्क के सुरक्षा माध्यम जिससे फायरवॉल, उसको प्रयोग किया जाता है। स्विच में इनकी सेटिंग की जाती है जिससे कि एक स्पीड से अधिक अगर कोई कम्युनिकेशन हो रहा है तो उसे बंद किया जाए। तो इस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक को भी सर्वर्स और वेबसाइट्स पर आने से रोकते हैं। यह भी एक प्रकार का हमला है। जीरो डे हमला होता है जिसमें किसी सॉफ्टवेयर या सिस्टम के अंदर कोई नया लूप होल मिलता है और उसे निशाना बनाया जाता है। इस अटैक में सॉफ्टवेयर को निशाना बनाना अक्सर देखा गया है। ये साइबर अपराधी जो हैं उस सॉफ्टवेयर के साथ छेड़छाड़ करते हैं और उसका
उसको अपने अटैक के लिए प्रयोग करने लग जाते हैं। डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक होता है जिसमें ये भी डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक का ही एक पार्ट है। इसमें एक व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति को लगातार एक कम्युनिकेशन भेजता रहता है, जिससे जेन्युइन यूज़र जो है वो उसको कम्युनिकेशन को नहीं पा पाता, और ओवरलोड होने की वजह से कई बार सिस्टम भी क्रैश हो जाता है। और अंतिम है कि हमारे पास जो हमले हैं उनमें कई प्रकार के हमले जो इसमें भी निर्धारित नहीं किए गए हैं, ऊपर बताए नहीं गए हैं। ऐसे भी नए नए तरीके हैं, तकनीकियाँ हैं जो साइबर हमलों में प्रयोग की जाती हैं। तो इन सब से भी हमें सावधान रहना है, बचना है, और उसके जो फंडामेंटल नियम हैं, जो मूलभूत सिद्धांत हैं, उन पर ध्यान रखना है कि जो चीज़ हमारे लिए उद्देशित नहीं है उसको हमें प्रयोग नहीं करना, एक्सेस नहीं करना। अब साइबर सुरक्षा से जीआईएस का क्या संबंध है, इसके बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं। एक होता है कि एक्सेस कंट्रोल और एसेट मैनेजमेंट के लिए। तो अगर हमारे पास कोई एक्सेस कंट्रोल सिस्टम है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के मुख्य द्वार पर लगा हुआ है, और उसके पास जैसे कार्ड एक्सेस दिया गया है, तो वो व्यक्ति जब भी अंदर आएगा ऑर्गेनाइजेशन में, वो कार्ड का प्रयोग करेगा और गेट खुल जाएगा और वो अंदर आ सकता है। तो इस तरह की जो सुविधा किसी ऑर्गेनाइजेशन ने दे रखी है, उसमें जो साइबर सुरक्षा के रूप से महत्वपूर्ण हिस्सा है वो यह है कि जब व्यक्ति पंच कर रहा है, अर्थात वो कार्ड स्वैप कर रहा है और गेट में अंदर आने की प्रयास कर रहा है, उस समय क्या वो वही व्यक्ति है जिसको कार्ड दिया गया था। तो यह सुनिश्चित करने के लिए हमारे पास एक जीआईएस के माध्यम से भी एक सुविधा मिलती है, क्योंकि कई बार अपना कार्ड लोग दूसरे को दे देते हैं, या कई बार कार्ड खो जाता है, तो जिसका कार्ड खोया है वो बता नहीं पाया, तब तक उस कार्ड को लेकर कोई अन्य व्यक्ति संगठन में घुस सकता है। तो इससे बचने के लिए, साइबर सुरक्षा करने के लिए भी हमें जीआईएस का प्रयोग कर सकते हैं कि वहाँ पर एक इस तरह का सिस्टम लगाएं जिससे उस व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी, जो वो अंदर घुसने का प्रयास कर रहा है, उसकी पूरी जानकारी एक जीआईएस सिस्टम के अंतर्गत वेरीफाई हो, और उसके बाद ही उसको अंदर आने की सुविधा मिले। दूसरा होता है पैरामीटर सेट करने के लिए विभिन्न विकल्प भी इसमें मौजूद हैं, जैसे कि विशिष्ट संस्थानों का उपयोग करने के लिए अनुमति देते हैं या स्वीकार करते हैं। कुछ कंपनियां जो हैं किसी व्यक्ति को डिवाइस के चारों ओर एक आभासी सीमा बनाने के लिए भूस्थानिक डाटा का उपयोग करती हैं। जैसे एक अधिकृत व्यक्ति को काम पर गोपनीय जानकारी के डाटाबेस तक सुरक्षित पहुंचने के लिए अगर अनुमति है, तो हो सकता है उसे घर से वो एक्सेस ना हो। तो इस तरह की जो कंट्रोल है, उसी व्यक्ति को ऑफिस आने पर वो सुविधाएं मिल रही हैं, लेकिन घर से वो सुविधाएं नहीं हैं, या किसी पर्टिकुलर एक स्थान पर जाने के बाद वो सुविधाएं मिल जाती हैं और अन्य स्थान पर जाने से नहीं मिलती हैं। तो इस तरह के जब कंट्रोल की आवश्यकता होती है, तो वहाँ पर भी हम जीआईएस का उपयोग कर सकते हैं। यह दृष्टिकोण कंपनी के नेटवर्क को सुरक्षित, भौतिक उपकरणों को सुरक्षित रखने के लिए भी काम आता है, और कई बार महंगे जो गैजेट्स हैं उनको किसी व्यक्ति को देने के लिए एक सिस्टम बनाया जाता है कि एक एक्सेस कंट्रोल टूल के माध्यम से ही उसको वह सुविधा उपलब्ध होगी। जैसे कि अगर आपके पास एक आईसी बनाने की मशीन है, और जो कि बहुत ही कॉस्टली होती है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में वो मशीन रखी हुई है, तो उस मशीन को एक्सेस करने के लिए हर एक व्यक्ति को अलाउड नहीं होता। जो पहले से ट्रेंड है वही व्यक्ति उस मशीन के पास जाए। यह सुनिश्चित करने के लिए, उस उपकरण को सुरक्षित करने के लिए विभिन्न प्रकार के जीआईएस अनुप्रयोग किए जा सकते हैं, और भूस्थानिक डाटा को उसके साथ लागू करके उसको सुरक्षित किया जा सकता है। एक होता है हमले के परिदृश्य पर व्यापक नज़र पता करने के लिए, अर्थात अगर कहीं पर कोई हमला हुआ या कहीं पर कोई हमला होने की संभावना है, तो क्या हम उस स्थान के बारे में जीआईएस के माध्यम से अन्य डाटा उपलब्ध करके एक प्लान बना सकते हैं कि उसमें अगर हमला होगा तो हम कैसे उससे निपटेंगे। इसी तरह से एक उदाहरण के लिए, एक जो दंत चिकित्सा है, उसमें एक जो डॉक्टर है वो पहले उस दांत का पूरा, वो टूटे हुए दांत का पूरा नक्शा बना लेता है, और उसके बाद उसके अनुरूप क्या चाहिए वह वो तैयार कर लेता है, और फिर रोगी को दोबारा बुलाता है और उस रोगी को उस समय वो उसमें उपलब्ध करा देता है। तो ये एक मेडिकल फील्ड में भी इसका उपयोग हो गया।
ऐसे ही जीआईएस, लेकिन इस समय भी ये ध्यान रखना होता है कि ये जो प्रोसेस है इसमें कोई अन्य व्यक्ति इसमें घुसकर उसको मॉडिफाई ना करे। ऐसे ही साइबर सुरक्षा में जो पेशेवर साइबर हमले करने वाले लोग हैं वो ध्यान रखते हैं कि उनके पीछे कुछ रह ना जाए, जिससे उनको पकड़ना जो है कठिन होता है। तो इस पूरे प्रोसेस के लिए वो कई बार अलग अलग तरह के मानचित्र प्रयोग करते हैं जिसमें कोई और जानकारी उपलब्ध ना हो, तो वो अपने मानचित्र स्वयं अपने साथ ले जाते हैं। तो इन सब से के समय पर भी जीआईएस का उपयोग किया जा सकता है, जिसमें अलग अलग रंग की कोडिंग करके, जिससे कि व्यक्ति को समझ में ना आए और वो अपना काम करता रहे, लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग होती रहे या उसके आसपास जो उसी के प्रकार के मानचित्र हैं वो रखे हों, या वो कुशलतापूर्वक उसको समझने की कोशिश करता रहे और वहाँ उसको किसी अन्य रूप से अलग अलग फ्लोर्स पे, बिल्डिंग के फ्लोर्स में उसे वो नक्शे को मॉडिफाई करने की वजह से घुमाया जाए। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिनके उपयोग जो हैं जीआईएस में कर सकते हैं। ये स्थान आधारित जो संस्थान आईटी सुरक्षा विशेषज्ञों को उनके रुझानों को नोटिस करने में मदद करते हैं। अर्थात वो व्यक्ति जब एक बार आता है और कोई दुर्घटना को अंजाम देता है तो उसके बाद उसका एक प्रोफाइल बनता है। अगर दूसरी जगह पर भी वह उसी तरीके से व्यवहार करता है तो ये एक आसान हो जाता है सुरक्षा विशेषज्ञ को समझने में कि यह वही व्यक्ति हो सकता है, इसकी संभावना बढ़ जाती है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी जीपीएस सिस्टम में जो सुधार हुआ है उसका बहुत अच्छा उपयोग होता है। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम में जो अनेक राज्य हैं, संयुक्त राज्य के लोग हैं या अनेक देश हैं, भारत भी इसमें है, जो है अलग 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 प्रकार का एक जीपीएस सिस्टम जीएनएसएस का डेवलपमेंट किया है। तो इनसे भी हमें सार्वजनिक इनपुट मिलता है कि कौन व्यक्ति कहाँ जा रहा है या कौन सी डिवाइस, कौन सा व्हीकल, कौन सी गाड़ी कहाँ पहुँच रही है। तो इसका अभी रिसेंटली जो प्रयोग हुआ है वो रेलवे में भी हुआ है, जिससे हमें करंट डाटा मिलता है कि ट्रेन हमारी कौन से स्टेशन से अभी निकली, कितने समय पहले निकली। तो ये सारी जानकारी आपको इंटरनेट पर मिल जाती है विभिन्न वेबसाइट्स के माध्यम से। तो इस तरह से हम जीआईएस का प्रयोग करके इसको समझ पा रहे हैं कि हमारा व्यक्ति या हमारे साथ वाला व्यक्ति कहाँ तक पहुँच गया। वर्तमान उपयोग जो हैं वो संघीय अधिकारियों के समझने की कोशिश में साइबर सुरक्षा में अनेक जो अनुप्रयोग हैं उनका लाभ ले रहे हैं। उनमें देश के पहले ही उच्च और बढ़ती निर्भरता को पहचाना है। साइबर सुरक्षा जो है वो विदेशी हैकरों से सुरक्षित रखने के लिए भी प्रयोग की जाती है। तो इसमें जो भी जानकारी होती है वो अन्य देशों से भी हम मांग लेते हैं कई बार। तो एक रिपोर्ट से दूसरी रिपोर्ट को शेयर करने के बाद उसको फाइनल रूप दिया जाता है। तो किसी भी अटैक के बारे में या पहले या बाद में उसके ऊपर पूरी एनालिसिस करने के लिए कई बार दो देश एक दूसरे के साथ अलग अलग टीम बनाकर उस पर काम करते हैं और विभिन्न प्रकार की जीआईएस रिपोर्ट्स एक दूसरे के साथ साझा करते हैं, जिनसे हमें साइबर सुरक्षा में या देश की सुरक्षा में, इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा में काफ़ी लाभ मिलता है। साइबर घटनाओं के प्रभाव को समझने के लिए जीआईएस का प्रयोग किया जाता है। जैसे भूस्थानिक डाटा जो साइबर सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है, उसका व्यवसायी अनुप्रयोग भी कर सकते हैं, ऑनलाइन गतिविधियों के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। इनसे हमें एक स्पष्ट तस्वीर मिलती है कि हम जो कर रहे हैं वो जो प्रयोग किया जा रहा उपकरण है वो कौन सा है। जैसे आप अमेज़न पर कुछ ऑर्डर कर रहे हैं तो वो आपने किस डिवाइस से ऑर्डर किया है यह जानकारी उस वेबसाइट को मिल जाती है। आप कहाँ बैठे हैं ये जानकारी उसको मिल जाती है। आपने कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया है ये सारी जानकारी मिल जाती है। कई बार उसे यह भी मिल जाती है जानकारी कि आपके मोबाइल की चार्जिंग कितनी है। तो इस तरह की जानकारी भी व्यक्ति को मिल जाती हैं। कई बार वह अनधिकृत रूप से कई वेबसाइट्स आपके फ़ोटो भी खींच सकती हैं, तो उन्हें ये भी पता चल जाता है कि आपके आसपास कौन है और आप कहाँ बैठे हैं, कमरे के अंदर हैं, खुले में हैं, नदी के किनारे हैं, पहाड़ पर हैं। तो ये सारी जानकारियाँ भी जो है मिल जाती हैं, जिनको वह सार्वजनिक नहीं करते, लेकिन जब कोई घटना होती है तो उन घटनाओं के प्रभाव को समझने के लिए वो इनका अनुप्रयोग कर लेते हैं। उपकरण जैसे बहुत से आज भी उपलब्ध हैं। जैसे किसी संगठन को तकनीकी एडवांस डाटा चाहिए तो जीआईएस डाटा को प्रोसेस करने के लिए भी बहुत से अधिक क्षमता वाले
हार्डवेयर सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं। तो इन सबको भी उपलब्ध करने के लिए कई बार हम लोग क्लाउड का उपयोग करते हैं। और जैसे अभी गूगल अर्थ इंजन का प्रयोग लोग करते हैं, तो गूगल अर्थ इंजन में डाटा भी उपलब्ध है और प्रोसेसिंग क्षमता भी उपलब्ध है। केवल हमें कोडिंग करनी होती है और कुछ लाइन की कोडिंग के बाद ही हमें जो अनुमानित डाटा चाहिए है वो मिल जाता है। तो इस तरह से एडवांसमेंट हो रहे हैं साइबर सुरक्षा के लिए, जीआईएस के अनुप्रयोग करने के लिए। तो ऐसे ही इसमें भविष्य में साइबर हमले जैसे कैसे प्रभावित करेंगे, इसको जानकारी को समझने के लिए, नए नए जो घुसपैठ हो रही है उसको समझने के लिए, आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए हमें इस पहलू को भी ध्यान रखना चाहिए कि साइबर सुरक्षा क्या है, जीआईएस क्या है और उनके आपस में संबंध क्या है। तो साइबर सुरक्षा को पेशेवर रूप से और अधिक आगे बढ़ाने की आवश्यकता भी है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि भूस्थानिक डाटा को शामिल करना क्यों आवश्यक है। जैसे हैकर्स ने किसी ने हमला किया और उसके विस्तृत और हानिकारक होने वाले ये जो प्रभाव हैं, इनको सुरक्षा टीमें कैसे समझती हैं, उसके लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को सुरक्षित रखने के लिए क्या महत्वपूर्ण तरीके हैं, उसको फिजिकल एक्सेस या व्यक्तिगत जो व्यक्ति आने की चाह रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन में, उसको कैसे रोका जाए या नेटवर्क के माध्यम से उसे कैसे रोका जाए। तो इन सब के बारे में हमें ध्यान में रखना चाहिए। साइबर सुरक्षा में जीआईएस का अनुप्रयोग, इसका एक उदाहरण के रूप में हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। साइबर सुरक्षा में यह देखा जाता है कि एक उदाहरण के रूप में हम समझने का प्रयास करते हैं कि जब हम किसी विद्युत प्रणाली को डिसाइड करते हैं या डिजाइन करते हैं, तो उस समय क्या होता है। जैसे किसी पहाड़ या दो पहाड़ों के बीच में जब हमें कोई विद्युत प्रणाली ले जानी है, कोई इलेक्ट्रिक वायरिंग को पूरा तार बिछाने हैं, तो हैवी लाइन जब बिछाई जाती है तो उसके बीच में ये ध्यान रखा जाता है कि जो टारगेट लोकेशन है वहाँ पर कितने लोग हैं। अर्थात जिस गांव में हम ये पहाड़ों पर या किसी रिमोट एरिया में कहीं ले जाने की कोशिश कर रहे हैं विद्युत को, तो वो कितने लोग यूज़ करेंगे उसे, कितने हमारे पास जो प्रयोगकर्ता हैं वो हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो ये जानने के लिए इसके लिए एक एनालिसिस होती है जो लगातार इलेक्ट्रिक पावर जो है वो करता रहता है, पावर ग्रिड जो है वो करता रहता है, वो समझता रहता है कि हमें कितने कितनी पावर जो है, कितने केवी जो है उसमें रिक्वायरमेंट है। तो यह जो अनुमानित संख्या है, इस अनुमानित संख्या के अनुरूप ही जो डिज़ाइन है वो की जाती है। और यह जो विधि, जो सिस्टम मैंने अभी बताया आपको, यह कई सालों से चल रहा है। अब इसमें समस्या ये आती है कि जो मोबाइल उपकरण हैं, अर्थात कई बार किसी गांव में वह प्रयोग हो रहा है, कई बार दूसरे गांव में प्रयोग हो रहा है, तो ऐसे डाटा जो है वो वेरी कर जाता है। तो थोड़ा बहुत वेरिएशन के लिए भी विद्युत ऊर्जा जो नियामक हैं वो ध्यान रखते हैं कि इतना वेरिएशन, 5% या 4% का वेरिएशन या 10% तक का वेरिएशन उन्हें अनुमानित करके ही वो प्रयोग करते हैं। तो इससे कोई विशेष समस्या नहीं आती। लेकिन जब यह अनुमान लगाया जा रहा होता है, तो उस समय अगर कोई व्यक्ति या कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई हमलावर उस अनुमानित प्रोसेस में, अनुमान की प्रोसेस में घुसकर गलत अनुमान दे देता है या गलत अनुमान लेने के लिए प्रेरित करता है उस सिस्टम को, इलेक्ट्रिक सिस्टम को, तो पावर ग्रिड के पास जो अनुमान आता है वह बिल्कुल असंतुलित हो जाता है, अनुचित हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जब भी उसकी प्लानिंग के बाद जब पावर सप्लाई दी जाएगी, जब विद्युत सप्लाई की जाएगी, तो एक जगह पर तो आउटेज हो जाएगा, अर्थात वहाँ बिजली कट हो जाएगी, वहाँ मिलेगी नहीं, और दूसरी जगह बहुत ज़्यादा मिलेगी। तो इस घटना से बचने के लिए भी जीआईएस का प्रयोग किया जा सकता है। इसमें हम अनुप्रयोग के तरीके से देखते हैं कि क्या गांव में या किसी पर्टिकुलर स्थान पर कितने लोगों की आवश्यकता है, कितने केवीए का लोड है, और वह स्थिर है या वेरी करता है तो कितना वेरी करता है। तो ये सारी जानकारी हम जीआईएस के रूप में भी एक जगह से प्राप्त कर सकते हैं, और पिछले जो उसके डाटा हैं वो भी हमें उस संस्थान से मिल सकते हैं। तो कई बार हम इसमें और आगे बढ़ जाते हैं और हम यह भी पता कर लेते हैं कि किस कनेक्शन में कितने पावर प्रयोग हो रही है। तो अगर किसी कनेक्शन में अचानक से पावर बढ़ जाती है या हमलावर हमें किसी तरह से झूठे जो डाटा है वो दे देता है, तो हम
समझ जाते हैं कि यह डाटा जो है वो सीधा नहीं है, सही नहीं है, और उसको हम अपने जो एनालिसिस है उसमें से हटा देते हैं। तो ये पहचान करने की जो तरीका है, इस पहचान के लिए जीआईएस का अनुप्रयोग करके हम उसको पहचान लेते हैं कि यह तंत्र में विश्लेषण करने के समय गलत तरीके से दिया गया डाटा है, इसको बाहर निकालना है। तो बिजली प्रदाता जितने भी लोग हैं वो सारे इस मांग को अनुमानों पर ही निर्भर करते हैं कि बिजली को संतुलित प्रदान करें, जिससे कि जहाँ अधिक आवश्यकता है वहाँ अधिक मिले और जहाँ कम आवश्यकता है वहाँ कम मिले, और इस तरह से किसी भी तरीके से किसी को कोई हानि ना मिले। तो यह एक उदाहरण था जिसमें हमने समझा कि जीआईएस का अनुप्रयोग कैसे करते हैं और जीआईएस का प्रयोग करके हम साइबर रूप से सुरक्षित कैसे रहते हैं। ऐसे ही अनेक प्रयोग हैं जिनको हम जीआईएस के द्वारा कर सकते हैं, और साइबर सुरक्षा को साथ में रखते हुए ही इसके अनुप्रयोगों को किसी भी फील्ड में प्रयोग करें। साइबर सुरक्षा उसका इनहेरेंट पार्ट रहता है, अर्थात उसका सम्मिलित पार्ट रहता है हमेशा के लिए। धन्यवाद। इसमें हमारे पास आगे और भी एक्सप्लेनेशन है, पर इसको हम आगे नहीं जाएंगे।